आपको मैंने तीनों बातें बताई। बैलेट पेपर में कैसे होता था, फिर ईवीएम में कैसे होता था, जो पहले ईवीएम होती थी उसमें आंखों से दिखाई नहीं देता था, पेपर ट्रेल आने के बाद दिखाई देता था। दिखाई देने का काम जब से हुआ, चुनाव आयोग ने 0.33% लगाया और 0.33 लगाकर 2014 के चुनाव में बीजेपी को जिता दिया। ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी जर्मन के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट जो जर्मन का है उन्होंने बैन लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ही बैन लगा दिया। ईवीएम भंडाफोड परिवर्तन यात्रा का सुरू करण्यात आलेली आहे किंवा क्यों शुरू करने का काम हम लोगों ने किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। साथियों, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में एक फैसला दिया। वो फैसला ये है कि ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय ईवीएम में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। ये 3 जो शब्द यूज किए गए हैं उसके आधार पर ये तीनों शब्दों का मिलाकर एक अर्थ निकलता है कि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव हरवाया और जितवाया जा सकता है। ये निर्णय भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देने के पहले जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में फैसला दिया कि ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी जर्मन के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट जो जर्मन का है उन्होंने बैन लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ही बैन लगा दिया। अनिश्चित होकर, पता नहीं साला मेरा वोट जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, कि किसके नाम पर गया है या किसके नाम पर जमा, अनिश्चित होकर जाता है घर में, ठीक है। ऐसा ईवीएम मशीन के दौरान होता। अब ये ईवीएम मशीन का आपको बताया। फिर क्या हुआ, 8 अक्टूबर 2013 को 4 का चुनाव, 9 का चुनाव सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। और फिर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और मशीन लगाने का आदेश दिया। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। वो 2014 को लगा। आप 2014 में बटन दबाने के लिए, जब आपने बटन दबाया तो आपको दिखाई दिया, 14 में आपको दिखाई दिया 7 सेकंड तक जो आपने बटन दबाया, पंजे पर लगा, फूल पर लगा, हाथी पर लगा, साइकिल पर लगा, 7 सेकंड दिखाई देता है। 7 सेकंड के बाद वो कागज का टुकड़ा जो स्टैंप लगाया हुआ है ये पेपर ट्रेल मशीन का, वो कट कर मशीन में गिर जाता है। कागज का टुकड़ा गिरने के बाद में वो
बैलेट बॉक्स में जमा होता है। अब क्या हुआ आगे, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा जजमेंट दिया कि ये जो बैलेट बॉक्स में कट कर गिर गया है, तो जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था वो हार गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कैंडिडेट चाहे तो कलेक्टर को एप्लीकेशन दे सकता है और मांग कर सकता है कि मुझे ईवीएम मशीन का रिजल्ट मंजूर नहीं है। ए बैलेट पेपर, जो पेपर ट्रेल मशीन में कागज के टुकड़े गिर गए हैं, उन कागज के टुकड़ों की गिनती मुझे चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाँ गिनती करना होगा। हो गया। ये तीन बातें आपको बताया अलग अलग। अब उससे क्या हुआ कि ईवीएम मशीन में तो घोटाला होता है। वो जो आदमी हार गया, वो पेपर ट्रेल में जब रिकाउंटिंग हुआ उचित गया, ईवीएम में घोटाला हो गया था। पेपर ट्रेल में उसको ज्यादा वोट निकले। अब ये ज्यादा वोट क्यों निकले और ईवीएम में गड़बड़ी क्यों हुई? क्योंकि ईवीएम में दिखाई नहीं देता। दूसरा, ईवीएम में जब वोट जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। दूसरी बात ध्यान रखो। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि बैलेट पेपर की तरह उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता। ये फिजिकल एविडेंस है, ये भौतिक वस्तु है, इसका वजन है, इसलिए ये आपके आंखों से दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट का जो रिकॉर्ड जमा होता है वो भौतिक नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता है। तो सारी दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं कि ईवीएम का जो रिकॉर्ड है वो ट्रांसफरेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये मोबाइल पर कोई मैसेज टाइप किया और कामले के नाम पर भेज दिया, वो ट्रांसफर हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दूसरे व्यक्ति के नाम पर आपका वोट ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि उसका कोई भौतिक एविडेंस नहीं है। और आपको समझाने के लिए थोड़ा बताता हूं ताकि और ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाए। ये इस पर आपने कमल के फूल पर स्टैंप मारा, इस पर आपने पंजे पर स्टैंप मारा। अब दोनों का फिजिकल एविडेंस है। पेपर ट्रेल मशीन से दो कागज बैलेट बॉक्स में गिर गए। ये दो कागज है। ये जो दो कागज है, जिस पर पंजे पर स्टैंप लगा है, इस पर कमल के फूल पर स्टैंप लगा है। कमल के फूल पर लगा हुआ स्टैंप का पेपर पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। पंजे में लगा हुआ स्टैंप पेपर कागज कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि दो अलग अलग कागज है, अलग अलग स्टैंप लगे हुए हैं और रिकाउंटिंग में, गिनती में पकड़े जाएंगे अगर आपने मिक्स करने की कोशिश की, क्योंकि अलग अलग फिजिकल एविडेंस है। रिकाउंटिंग में ये पकड़ा जाएगा, इसलिए अगर गलती से किया भी तो ये अलग अलग एविडेंस है, ये मिक्स नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का फिजिकल एविडेंस नहीं होता, इसलिए ट्रांसफरेबल है। ये ट्रांसफरेबल नहीं है क्योंकि अलग अलग एविडेंस है। ये कमल का फूल है, ये पंजा है, इसका स्टैंप अलग अलग है, इसका कागज अलग अलग है, इसका पेपर अलग अलग है, इसलिए ये अलग अलग भौतिक एविडेंस है, इसलिए ये मिक्स नहीं कर सकते। और मिक्स नहीं कर सकते इसलिए घोटाला नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भौतिक नहीं है, इसलिए ट्रांसफरेबल है, आंखों से दिखाई भी नहीं देता। ये आंखों से दिखाई भी देता है, भौतिक भी है, इसलिए ये ट्रांसफरेबल नहीं है।
तो जो पेपर ट्रेल मशीन में कागज के टुकड़े गिरते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, इसलिए जो कैंडिडेट ईवीएम में जीत गया, अगर वो घोटाले से जीत गया तो पेपर ट्रेल मशीन में वो हार जाएगा और पेपर ट्रेल मशीन में हारा हुआ आदमी जीत जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने बैने लगा दिया, हटाओ इसको, बैलेट पेपर। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन ही लगाया, मगर पेपर ट्रेल मशीन एज गुड एज बैलेट पेपर। बैलेट पेपर, पेपर ट्रेल कागज रहता है, वो लगाया। अब वो लगाने के बाद क्या हुआ? 2014 का चुनाव हुआ। चुनाव आयोग ने 2014 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी नहीं लगाया, और यदि लगाया तो 0.33% लगाया। 0.33 का मतलब समझते हो? आधा % से भी कम लगाया। एक बात। दूसरा, इसका हमारे पास में ये एविडेंस है, ये काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं, ये इतने सारे एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। फिर वो कहां लगाया? नागालैंड, मिजोरम में लगाया। यहां बैठे हुए बहुत सारे लोगों को तो साला नागालैंड, मिजोरम कोई है यही पता नहीं। कुछ बच्चे भूगोल पढ़ते ना, भूगोल, ज्योग्राफी, उन लोगों को कभी कभी देखने को मास्टर ठीक है, अकलवान है तो बता देता ये नागालैंड है। तो इस तरीके से चुनाव आयोग ने वहां लगाया। भारत के किसी भी प्लेन एरिया में पेपर ट्रेल मशीन लगाए ही नहीं। इसलिए भारत के नागरिकों को मालूम ही नहीं हुआ कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में घोटाला होता है, ये उनको जानकारी ही नहीं हुई। दूसरी फंडामेंटल बात, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन में घोटाला होता है इतना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया, मगर भारत के एक भी अखबार ने और टीवी ने एक खबर छापी नहीं। सारे देश भर लोग कहते हैं भारत में नहीं दुनिया में मीडिया बहुत ताकतवर होता है, मैं भी मानता हूं बहुत ताकतवर होता है, फिर भी कहता हूं कि भारत का मीडिया देशद्रोही मीडिया है। तो उससे जो बनता है कर ले, मेरा वामन मेश्राम का जो बनता है कर ले, मैं देख लेता हूं। जब मैंने ऐसे नागपुर में कहा तो लोकमत वाले ने छापा, इसलिए वामन मेश्राम देशद्रोही बोल रहा, थोड़ा बहुत छापना पड़ेगा। मैं सज्जनता से बोलता नहीं था तो छापते ही नहीं, देशद्रोही कहा तो थोड़ा छापा। होशियारी क्या किया? इस सुप्रीम कोर्ट का नाम ही नहीं लिखा, खबर छापा। पढ़ने के बाद पढ़ने वालों को क्या लगता है? अरे वामन मेश्राम कह रहा ईवीएम में घोटाला होता है। वामन मेश्राम कौन है? वामन मेश्राम कोई संवैधानिक व्यक्ति है, कोई संवैधानिक शक्ति है जो उसकी बात मान ले? यानी आधी खबर छापा। आधी खबर बहुत खतरनाक होती है, आधी खबर छापा। मैं इस सारे देश भर में अभियान चला रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर चला रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, मैंने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है घोटाला होता है। ये खबर ही लोकमत वाले ने नहीं छापी। और
उसको ऐसा छापना चाहिए था कि वामन मेश्राम जो कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर ऐसा कह रहे हैं। एक सेंड मैं भी पत्रकार हूं भाई, मुझे भी मालूम है कैसे लिखना है, मगर इस तरह से उन्होंने नहीं लिखा। वो जानते हैं ऐसा लिखने से बहुत बवाल हो जाएगा, तो नहीं लिखा। उस समय भी नहीं लिखा, आज भी नहीं लिखा। उस समय भी खबर नहीं छापी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इन लोगों ने ब्लैकआउट किया। हैरान करने वाली बात है। इसलिए साथियों, ये काम, खबरें ना छापने का काम, जिसकी वजह से आप लोगों को ईवीएम में घोटाला होता है, ये जानकारी ही नहीं हुई। इसलिए चुनाव आयोग ने नागालैंड मिजोरम में 0.33% लगाया, नहीं भी लगाया। जब आपको खबर ही नहीं है तो लगाने का भी कोई मीनिंग नहीं है आपके लिए, ना लगाने का भी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आपको खबर ही नहीं है। इतनी बड़ी धोखेधड़ी, इतना बड़ा खतरनाक काम मीडिया के द्वारा किया गया। मीडिया अकेले नहीं है, चुनाव आयोग उसमें शामिल है, मीडिया उसमें शामिल है, कांग्रेस उसमें शामिल है, बीजेपी उसमें शामिल है। क्योंकि 2004-2009 में जब ये घोटाला हुआ तो इस घोटाले के सबूतों को सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया, और उन सबूतों की छानबीन करने के बाद, छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में घोटाला होता है ये कहा। जो लोग ऐसा कह रहे हैं नहीं होता है घोटाला, उन्होंने, किसी ने भी ईवीएम में घोटाला नहीं होता है ऐसा छानबीन करके अपनी राय नहीं बनाई। जो भी ऐसा लोग कहते हैं नहीं होता नहीं, उनको पूछो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करके कहा, वैसे तुमने ईवीएम को छानबीन करके कह रहे हो क्या नहीं होता है कि नहीं? तो फिर कैसे कह रहे? भाऊ ने कहा, भाऊ ने कहा। भाऊ कौन है? तो आदमी को ग्रेजुएट होने के लिए 14 साल, पहली क्लास से 14 साल पढ़ना पड़ता है तो ग्रेजुएट होता है। और भाऊ कौन है? 14 साल दंड बैठक पेला है, पहली क्लास में भी नहीं गया और वो पहलवानी में ग्रेजुएट हो गया, तो वो उसको कहते हैं भाव। भाव क्यों बोलता है? भाव नहीं बोला, झापड़ लगे ना, उसके बाद तो झापड़ मारने का ही। ये तो ऊपर का मजला तो है ना, क्या भाव ने कहा। तो उसको पूछो भाव ने छानबीन किया क्या? तूने नहीं किया तो भाव ने किया। भाव को कौन पूछ सकता है? भाव को पूछेंगे तो झापड़ नहीं लगाएगा। हमने भाव को नहीं पूछा। तो इसने राय बनाई बगैर छानबीन के, भाव ने बताया राय बनाई, भाव ने भी कोई छानबीन नहीं की, क्योंकि भाव के पास तो ये ऊपर का मसला है ही नहीं। क्योंकि जो जितना बददिमाग आदमी होता है वो उतना बड़ा पहलवान होता है, नहीं मालूम? तो आदमी ज्यादा बददिमाग होता है वो उतना बड़ा पहलवान होता है, क्योंकि वो दिमाग का काम ही नहीं करता। साथियों, तो इस तरह से ईवीएम मशीन में घोटाला नहीं होता है ऐसे मानने वाले लोग जिन्होंने कोई छानबीन नहीं की, तो मान लिया अंधे लोग, उनकी बातों पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं। इसी वजह से मैंने उन लोगों को गधे की औलाद कहा। अभी तक मुझे इससे बड़ा कोई शब्द मिला नहीं। मैं ढूंढ रहा हूं साला कोई और भी ऐसा नाम, ऐसा कोई शब्द ढूंढा जाए तो गधे की औलाद से बड़ा कोई शब्द हो, मिल ही नहीं रहा। अभी तक गधे की औलाद तक ही मैं पहुंचा हूं। तो मेरा अगर पता चल जाए तो मैं तो बड़ा शब्द यूज करना चाहता हूं उनके लिए जो बगैर सोचे समझे, बगैर छानबीन किए यकीन कर लेते हैं। साथियों, अब
आपको मैंने तीनों बातें बताई। बैलेट पेपर में कैसे होता था, फिर ईवीएम में कैसे होता था। जो पहले ईवीएम होती थी उसमें आंखों से दिखाई नहीं देता था, पेपर ट्रेल आने के बाद दिखाई देता था। दिखाई देने का काम जब से हुआ, चुनाव आयोग ने 0.33% लगाया और 0.33 लगाकर 2014 के चुनाव में बीजेपी को जिता दिया, 283 सीटें जिता दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी दोनों मिलकर कैंपेन चलाते थे, बहुत ताकत लगाते थे। 186 से ज्यादा सीटें अटल बिहारी और आडवाणी कभी नहीं जितवा पाए, दोनों मिलकर। जब ये डाटा, घोटाले का डाटा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव ने सुप्रीम कोर्ट को दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के पास नोटिस चली गई, सबूत भी चले गए, तो कांग्रेस को पता चल गया कि हमारा घोटाला पकड़ा गया। जैसे ही कांग्रेस को पता चला कि हमारा घोटाला पकड़ा गया, तो आडवाणी जी ने बयान दिया कि कांग्रेस ने मुझे ईवीएम में घोटाला करके हरवाया है, तो मैं सारे देश भर में रथ यात्रा निकालूंगा। क्योंकि आडवाणी जी के पास एक ही कार्यक्रम, कुछ भी हो रथ यात्रा, कुछ भी और रथ यात्रा, मंदिर बनाना रथ यात्रा, यानी उनके पास रथ यात्रा ही होता था। वो रथ पर बैठते थे और नरेंद्र मोदी को हाकने के लिए होते, ये रथ को हाको। जब पहली बार आडवाणी ने यात्रा निकाली, हाकने के लिए नरेंद्र मोदी को रखा था। पर आप लोगों को पता नहीं, जरा पुराने फोटो देख लो तो आपको पता चलेगा कि आडवाणी की रथ यात्रा में ये नरेंद्र मोदी हाकने वाले काम में लगा हुआ। चुप रहा। चुनाव हुआ, चुनाव में आरएसएस ने आडवाणी को साइड कर दिया, नरेंद्र मोदी को लाया। नरेंद्र मोदी को लाने के पीछे क्या मकसद था? ओबीसी का आदमी है, हम ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाएंगे, जब हमको बहुमत मिलेगा तो लोग सवाल करेंगे। आडवाणी और अटल बिहारी दोनों मिलकर चुनाव लड़ाते थे। 186 से ज्यादा सीटें चुनकर नहीं ला सकते थे। अकेले नरेंद्र मोदी ने 283 सीटें कैसे जीती? तो हमारा घोटाला नंगा होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए उस पर पर्दा डालने के लिए एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री का पद दिया जाना चाहिए, तो हम कह सकेंगे अरे ओबीसी का आदमी है, 52% का आदमी है, 52% ने झोली भर भर के वोट दिया, इसलिए ना हमको वोट मिला, न इसलिए ना हमको बहुमत मिला। ऐसा ईवीएम के घोटाले पर पर्दा डाला जा सकता है, इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया आरएसएस ने, और आडवाणी को कहा अब तुम बुढ़हू हो गए हो, थोड़ा आराम कर। तो आपने कई बार आडवाणी के आंखों से, दोनों आंखों से आंसू निकला हुआ फोटो देखा होगा, मैंने तो कई बार देखा। क्योंकि ये जो बीजेपी है ना, ये बीजेपी बनाने में आडवाणी का अटल बिहारी से ज्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि उसने रथ यात्रा निकालते निकालते उसको बहुत बड़ा पार्टी बनाया, उसको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, तो उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। और जो उसकी रथ यात्रा का घोड़ा बना हुआ था नरेंद्र मोदी हाकने के लिए, उसको आरएसएस ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया। और 2014 के चुनाव में समझौता होकर कांग्रेस ने आरएसएस बीजेपी के कैंडिडेट को जितवा दिया। 283 सीटें मिली। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए थी सिंपल मेजॉरिटी के लिए, 283 सीटें मिली, 11 सीटें ज्यादा मिली, सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद में क्या हुआ? 2014 में पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया, नहीं लगाया। 7 राज्यों की विधानसभा के चुनाव नहीं लगाया, 2015 में नहीं लगाया, 2016 में नहीं लगाया, तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया।
सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को मेरे कोर्ट में, मेरे केस में, मेरे फेवर में निर्णय दिया कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाना हो। ऑर्डर काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना, वहां अगर कोई आपके पास ठोस सबूत नहीं है ना, तो जो जज है वो फाइल है ना आपके वकील के मुंह पर फेंक के मार देगा। ठोस सबूत होंगे तब ना हम लोग गए, केस बनाया, केस जीता। जीतने के बाद ये जीता हमने 24 अप्रैल 2017 को। चुनाव आने वाला है 19 को लोकसभा का, जो 2 बार का समझौता कांग्रेस के साथ हुआ घोटाले से सरकार बनाने का। तो आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से संपर्क किया और कहा कि अभी हमको आप हमारी मदद करो। कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री आप हो, सरकार आपकी है, आप जो करना चाहो करो, हम आपकी मदद बाहर से कर रहे हैं, काहे को हमारी मदद की जरूरत है। अरे जब हमारी सरकार होती थी तो हमको पूछते थे किसी को, जो करना है चलो 2 नंबरी लोग, हम इलीगल लीगल सब कुछ करते थे। अब तुम प्रधानमंत्री हो फिर भी हमारी मदद मांग रहे हो, क्यों कर रहे हो? 24 अप्रैल 2017 को वामन मेश्राम का कोर्ट का निर्णय आया है। वामन मेश्राम की टांग गांधी जी की जो टांग होती है ना पुतले में आप देखते हो, वो सिंगल हड्डी वाली नहीं है, तो डबल हड्डी वाली टांग है। तो इसको रोकना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसमें आप हमारी मदद करो। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, उसके माध्यम से फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। केस दायर करने के बाद उसने मांग किया, प्रेरित किया, लीगल लैंग्वेज में उसको प्रेयर बोलते हैं, जो वकील यहां होंगे उनको समझ में आता है, प्रेयर बोलते हैं। प्रेयर का मतलब डिमांड कि हमारी ये डिमांड है कोर्ट से। क्या डिमांड किया? हमारी डिमांड ये है कि ईवीएम मशीन में जो डाटा होता है और जो पेपर ट्रेल मशीन में जो डाटा होता है वो 100% रिकाउंट और रिकाउंट नहीं होना चाहिए, जैसा वामन मेश्राम कह रहे, नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ईवीएम 100% और पेपर ट्रेल 50%। ये मिलान करवाओ, काउंट नहीं। द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड द मिलान अलग अलग। काउंट करना अलग मामला है, मिलान करना अलग मामला है। तो कांग्रेस जो है बीजेपी आरएसएस की मदद करने के लिए मिलान करने का मुद्दा लेकर, अब मिलान करने का मुद्दा लेकर जाने के बाद पहले तो सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि जब एक मुद्दे पर, संवैधानिक मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो दोबारा उस केस में सुप्रीम कोर्ट में आप जा नहीं सकते। अगर गए तो सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन किया। हैरान करने वाली बात। अरे फैसला आ गया, 8 अक्टूबर को भी आ गया, 24 अप्रैल 2017 को भी आ गया, आया तो मैं लगाने के लिए गया तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाने का आदेश दिया। लगाने का आदेश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी गए। एंटरटेन नहीं करना चाहिए था, मगर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई पर एक औरत ने आरोप लगाया, उसने विनय भंग किया। अब चीफ जस्टिस आ गया परेशानी। तो आरएसएस बीजेपी के तो ब्लैकमेलर है, चले आरएसएस बीजेपी राष्ट्रवादी ब्लैकमेलर लोग हैं, ये नहीं कह रहा। तो उन्होंने क्या किया कि चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने का अच्छा मौका है, तो औरत का इस्तेमाल किया। और जस्टिस ये नागपुर का, इसका नाम है
बोबड़े, जस्टिस बोबड़े, जिसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष था, उसका पोता उस तारीख को सेकंड नंबर का जज था जो बाद में चीफ जस्टिस हो गया। उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा। 7 जज के बेंच ने फैसला दिया कि जस्टिस गोगोई निर्दोष है। तब जाकर वो वकील फैसला देने लायक हो गया। फिर उस जज ने 7 जज के बेंच ने जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में उस औरत की जांच करने का आदेश दिया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। बड़ा हैरान करने वाला मामला है। आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष। यदि जस्टिस गोगोई निर्दोष है तो इसका मतलब उस औरत ने झूठा आरोप लगाया, और अगर औरत ने झूठा आरोप लगाया तो जस्टिस पटनायक को उस औरत को दंड या सजा देना चाहिए था। उसको निर्दोष क्यों छोड़ा? अगर दोनों को निर्दोष छोड़ा और खबर आ गई तो मुझे समझ में आ गया, जब मैंने देखा, सुना, पढ़ा तो मुझे समझ में आया। क्या समझ में आया? पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई। पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई है। और 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 50% मिलान नहीं होगा, 1% होगा। अब ये 1% का जो जजमेंट है, इसने चमत्कार क्या किया? जो 100% रिकाउंटिंग का जजमेंट है उसे नीचे दबाया और 1% का ऊपर आया। इसका सहारा चुनाव आयोग को लेने का मौका मिला कि नहीं, वामन में इस्लाम का रिकाउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों? तो अभी करंट जजमेंट 1% का है। ये मौका सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल मौका, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, ये मौका उन्होंने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 1% का। इस वजह से मेरा 100% का रिकाउंटिंग नीचे दब गया। मगर 1% से भी इतना घोटाला, इतना घोटाला, इतना घोटाला हुआ कि 24 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने 100% पेपर ट्रेल मशीन का डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब है घोटाला पकड़ने वाले जो एविडेंस है वो सारे के सारे एविडेंस समाप्त कर दिया और समाप्त करके इस तरह से क्रिमिनल ऑफेंस किया। मगर एक काम उन्होंने किया, ये लिख कर दे दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तारीख के साथ दिया। उन्होंने ये भी लिख कर दिया, आप लोग और सुनकर हैरान हो जाओगे, ये लिख कर दिया। क्या लिख कर दिया? लिख कर दिया ये लिख कर दिया 94B कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, 94B के अनुसार ये जो पेपर ट्रेल मशीन की स्लिप है 12 महीने सुरक्षित करना होगा। रूल इलेक्शन कंडक्ट 94B, ये डाटा 12 महीने सुरक्षित करना होगा। चुनाव आयोग ने 4 महीने में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। 24 सितंबर 2019 को क्यों किया? चुनाव आयोग को इस बात का डर था कि कई बाबन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट ना जाए और वो डाटे वाली मशीन को सील करने का आदेश ना दे और रिकाउंटिंग का जो उसका ऑर्डर है उसके अनुसार दोबारा रिकाउंटिंग का मामला ना खड़ा कर दे। इसलिए उसके पहले ही उन्होंने उसको खत्म कर दिया। उसका पीछे मकसद ये था कि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था घोटाले का 2019 के चुनाव का पेपर ट्रेल। अगर वो डाटा पकड़ा गया तो चुनाव कमिश्नरों पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है, उनको फांसी की सजा हो सकती है। कितना खतरनाक काम है, डिस्टर्ब कर।
साथियों, इन्हें हमारे देश में कितना भयंकर मामला चल रहा है और मीडिया एक लाइन की खबर नहीं छाप रहा है, क्योंकि ईवीएम मशीन का फायदा या तो बीजेपी को होता है तो कांग्रेस को होता है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। ये जो भयंकर काम इस देश में हो रहा है उसे रोकना होगा। अगर ये हम रोकते नहीं तो हमारा जो वोट का अधिकार है वो तो खत्म हो गया। पहले हम एमएलए एमपी चुनते थे, इसलिए उसको लोक प्रतिनिधि बोलते, इसलिए लोकतंत्र बोलते थे, क्योंकि लोग चुनते थे। अब ईवीएम मशीन चुन रही है, इसलिए अब ये लोकतंत्र नहीं, ये ईवीएम तंत्र हो गया। अब ये लोकशाही नहीं, अब ये ईवीएम शाही हो गई। तो जो ईवीएम ने चुने हुए प्रतिनिधि है वो आपको क्यों पूछेंगे, आपकी पूछवाई क्यों होगी, क्यों आपकी समस्या के बारे में चिंता करेंगे? ईवीएम मशीन की चिंता करेंगे ना, आपकी क्यों चिंता करेंगे? तो ईवीएम की चिंता करने के लिए क्या करना होगा? हैकर्स को ढूंढना होगा और हैकर्स को पैसे देकर हैकर्स करवाना होगा। तो इसमें ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस के पास ही काला धन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप अखबार पढ़ो, ये 8-15 दिन के अखबार आपको पढ़ो तो लोकमत में बहुत सारा डाटा आया है कि 695 करोड़ रुपया अकेले बीजेपी को उद्योगपतियों के द्वारा पैसा दिया गया। दूसरे नंबर का फंड जो है 95 करोड़ कांग्रेस को दिया गया। यानी 90% तो पार्टी को, 10% भारत की तमाम पार्टियों। ये सारा का सारा डाटा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी परिस्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। हमारा वोट का अधिकार ही खत्म हो गया है। वोट का अधिकार खत्म होने से जानते हो क्या परिणाम होगा? आपको संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, अगर वोट का अधिकार खत्म हो गया तो आपके संवैधानिक अधिकार खत्म। वोट के अधिकार की वजह से तो सुरक्षित है। वोट के अधिकार की वजह से आपके अधिकार किसी पार्टी ने नहीं दिए, अगले चुनाव में आप बदल सकते हो, मगर बदलने का अधिकार वोट के अधिकार पर निर्भर है। अगर वोट का अधिकार खत्म हो गया तो बदलने का अधिकार खत्म हो गया, बदलने का अधिकार खत्म हो गया तो आपका भविष्य जीरो हो गया, खत्म हो गया। भयंकर मामला है, इसलिए इसको रोकना होगा। रोकने के लिए क्या क्या करना होगा? जब मैं ये अभियान चला रहा था तो कुछ बहुत सारे लोगों के टेलीफोन आए, कहे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये जागृति का काम है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, आप लोगों को समझा रहे हो, बहुत अच्छा है, मगर वो चुनाव आयोग वाले वो मानने वाले नहीं हो, बहुत बदमाश हो गए, तो मानने वाले नहीं। ये क्या करना होगा? कहा कि उनको मैंने पूछा क्या करना होगा, कि एक्शन लेना होगा। एक्शन में क्या एक्शन लेना होगा? कहा ईवीएम फोड़ना होगा। तो मैंने उनको कहा नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं संवैधानिक तरीके का अवलंबन करने वाला आदमी हूं। तो संवैधानिक तरीके से मैं चुनाव आयोग को लिखित रूप से अपील करूंगा कि ये सुधार करो। पहला सुधार तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज का पैनल चुनाव को मॉनिटर और निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन करने के लिए बनाया जाए। जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, बाकी चुनावों के लिए मैं निगरानी नियंत्रण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहूंगा। जिला पंचायत को, तालुका पंचायत को, ग्राम पंचायत को मैं नहीं कहूंगा। क्यों? जिला पंचायत को, नगर पालिका को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, विधानसभा और लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार है। तो प्राइम इंस्टीट्यूट विधानसभा और लोकसभा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का 3 जज का मतलब जो जज अभी है, रिटायर्ड नहीं, जो जज अभी है, वो जज मॉनिटर करने के लिए रखे जाए जब चुनाव हो। ये जो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने का अधिकार संविधान ने चुनाव आयोग को दिया है, ये वो मिसयूज कर रहे हैं। अभी आपको पता है, ये उद्धव ठाकरे की, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना शिंदे को दे दी। अरे कहां का कानून है भाई? बाला साहब ठाकरे की शिवसेना
उद्धव ठाकरे की शिवसेना शिंदे को दे दी। अरे आप उन एमएलए को कह सकते हो कि ओके ठीक है भाई, आप ठीक है, आप जाए जो, आपके पास बहुमत है, इतना ठीक है। पार्टी की पार्टी दे दिया। इसका मतलब है कि केवल सांसदीय दल ही पार्टी है और पार्टी पार्टी नहीं है। ये तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। मान लो कल एक आदमी एमपी बन गया, एक आदमी एक पार्टी का एमपी बन गया, उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं माना गया, मैं ही पार्टी हूं, आपके कानून के अनुसार तो वही पार्टी हो जाएगा। तो गलत हो गया। मगर ये निर्णय तो जो चुनाव आयोग में राजीव कुमार बने ना, अभी ये नरेंद्र मोदी का चमचा है, ये अभी बना। तो आप लोगों ने एक हफ्ते पहले खबर सुनी होगी, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जैसे ही चुनाव आयोग ने ये निर्णय दिया पार्टी का नाम देने का, जब ऐसा हुआ, जानते हो क्या हुआ? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला दिया कि अब भविष्य में नरेंद्र मोदी के पास चुनाव कमिश्नरों को नियुक्त करने का अकेला अधिकार नहीं होगा, उसमें चीफ जस्टिस भी होगा और विरोधी पार्टी का नेता भी होगा। आप लोगों ने खबर पढ़ा होगा। ये जजमेंट इस बात को प्रूव करता है कि चुनाव आयोग जो अधिकार उसको दिए गए हैं वो संवैधानिक अनुसार काम नहीं कर रहा है। ये प्रूव होता है। मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, चीफ जस्टिस का जो जजमेंट है वो इस बात को प्रूव कर रहा है। तो इसलिए मिनट टू मिनट मॉनिटर करके ये चुनाव करवाया जाए। आमतौर पर होता क्या है कि गलतियां हो जाती है, अपराध हो जाता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये गलत हो गया। नहीं, जब हो रहा है चुनाव उसी दौरान गलत को रोका जाए और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए जाए। ये हमारा मौलिक अधिकार है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव। और संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 32 में हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया। दूसरे लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं जानता हूं आर्टिकल 32 के तहत अधिकार दिया गया है। और एक्ट ऑफ वोट ये फंडामेंटल राइट है, और इस वोट की रक्षा, हमारा वोट चोरी हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट को खुद कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया पेपर टेल लगाने का, मशीन लगाने का आदेश नहीं दिया, काउंटिंग एंड रिकाउंटिंग का दिया। काउंट भी नहीं कर रहे, रिकाउंट भी नहीं कर रहे, मिलान करने का नया फैसला ले आए। और मिलान करने का फैसला ले आए तो क्या हुआ? मिलान करने का भी क्या हुआ मालूम है? सवेरे 8 बजे काउंटिंग हुआ, 9 बजे आप बीजेपी आ गए, 10 बजे 12 बजे बीजेपी आ गए, 1 बजे बीजेपी आ गए, 2 बजे बीजेपी आ गए, 3 बजे बीजेपी आ गए, गठबंधन आ गए बीजेपी का, 4 बजे भी बीजेपी आ गए। 4 बजे शाम को राहुल गांधी नेशनल प्रेसिडेंट कांग्रेस 2019 में टीवी पर आ गए और टीवी पर आकर राहुल गांधी ने बयान दिया 340 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी, 303 सीटों पर बीजेपी, 37 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की पार्टियां। तो राहुल गांधी ने क्या बयान दिया? मोदी जी चुनाव जीत गए हैं, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए वेल विशेष है। अभी एक भी सीट बीजेपी ने जीती नहीं है, केवल रुझान है। तो राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया, जीत गए। अरे एक भी सीट नहीं जीती और तुमने बहुमत दे दिया, ऐसा तुम कह रहे हो, ये तो कोई तरीका नहीं है। मगर इसका परिणाम क्या हुआ? काउंटिंग सेंटर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने काउंटिंग सेंटर छोड़ के भाग गए। अरे अब नरेंद्र राहुल गांधी बयान दे रहा जीत गए तो हमको यहां काउंटिंग सेंटर में रहने का क्या मतलब है? कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस ने छोड़ दिया, भाग गए। अब रात के 9 बजे रिजल्ट आ गया और मिलान करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मिलान करने का समय आ गया। मेन अपोजिशन पार्टी के लोग मिलान करने के लिए हाजिर होना चाहिए था, हाजिर ही नहीं। अरे तुमने ही निर्णय करवाया भाई, अब तुम ही हाजिर नहीं हो। इसका मतलब है चुनाव आयोग, बीजेपी और कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर ये मिलान करने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए, अप्रूव हो जाता है। और इस तरह से
ये खेल भारत की प्रजा के साथ खेला गया। कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, चचेरे चचेरे, मौसेरे मौसेरे, साले भाई भाई है। और हमको क्या बोलते हैं कांग्रेस वाले? बीजेपी से तो हमारी कट्टर दुश्मनी है। बीजेपी वाले क्या बोलते हैं? कांग्रेस के साथ तो हमारी बहुत, अरे नेहरू के खानदान से हमारी दुश्मनी है। मगर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में क्या होता है मालूम? जब पार्लियामेंट ब्रेक होता है दोपहर में, तो पार्लियामेंट के कैंटीन में खाना खाने के लिए जाते हैं। अगर आप जाके देखना चाहते हो देख लेना। तो उधर के साइड में बीजेपी वाला एमपी बैठे, इधर के साइड में एमपी वाला बोलता आज चिकन खाने का साला मन हो रहा है। बीजेपी वाला बोलता मैं तो बीजेपी में हूं मगर मैं शाकाहारी नहीं, मगर मेरी चिकन खाने की इच्छा नहीं, जरा मटन खाने की इच्छा हो रही। तो वो दोनों कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल के पास जो कैंटीन है वहां साले बैठ के हड्डियां तोड़ तोड़ के खाते हैं दोनों। हमको बोलते कि नहीं हमारी तो बड़ी दुश्मनी है, और हम लोग जो SC ST OBC के लोग इस लड़ाई को सही लड़ाई मान लेते हैं, और कांग्रेस जो है बीजेपी के विरोध में लड़ती है, इसलिए उसको ठप्पा मारते रहते हैं। अरे तुम्हारे पिछवाड़े पे ठप्पा पड़ता रहे। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा जलता हुआ घर है, तुम जलते हुए घर में साले घुसते रहते हो, घुसते रहते हो। तो इस तरह से ये सारा का सारा घोटाला जो है हो रहा है। 2019 के चुनाव का एक मुद्दा बताकर मैं समाप्त करता हूं। आप सुन के आपका दिमाग पक गया होगा और दुखी हो रहे होंगे। हर बार जितना कह रहा हूं साला दुखी 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 दुखी। अब खत्म कर देता हूं क्योंकि मुझे बोलते बोलते भी सारी तकलीफ होती है। जो खुशी की कोई बात है इसमें, तो मुझे भी बोलते बोलते तकलीफ होती है। आखिरी बात, 2019 के चुनाव में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 7 चरणों में से 4 चरणों का डाटा हमारे पास है। और वो डाटा क्या कह रहा है? रिकॉर्ड पे चुनाव आयोग ने लिख कर दिया हुआ डेटा है। क्या कह रहा है? 373 सीटों पर लोगों ने जितने वोट डाले किसी भी सीट पर मिलान नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी वाराणसी में चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव में वहां पर वोट कितने निकले? 1,87,000 ज्यादा निकले। ज्यादा का मतलब वहां एग्जाम्पल के तौर पर वहां के मतदाताओं ने 10 लाख वोट डाले, 11,87,000 निकले। इतनी तेजी से तो साली मुर्गी भी अंडा नहीं देती है जितने तेजी से ईवीएम वोट दे रही है। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उसके चुनाव क्षेत्र में 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। और ऐसे ज्यादा वोट 373 सीटों में निकले। एक भी सीट में ईवीएम मशीन ने निर्दोष काम नहीं किया। बाद में चुनाव आयोग ने वो डाटा ही डालना बंद कर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम हुआ कि ये गड़बड़ी 543 सीटों में, इतनी घोटाला। इसलिए इसे रोकना होगा, और रोकने का एक तरीका सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के पैनल के निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन में मामला चलना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, नागरिकों को संविधान ने अधिकार दिया देश के MLA MP को चुनने का, सरकार बदलने का, सरकार बनाने का, सरकार बिगाड़ने का अधिकार नागरिकों के आपके पास है। नागरिक समितियां होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर। ये नागरिक समितियां के साथ चुनाव आयोग सलाह मशवरा करके काम करे, तो उसी समय चेक लग जाएगा घोटाले को। ईवीएम मशीन, चुनाव आयोग को चेक लग जाएगा। एक तरफ ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का चेक, नीचे से मतदाताओं का चेक, 2 चेक लग जाएगा।
घोटाला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल बताकर आपको यह बात समझाकर खत्म कर दें। चुनाव आयोग के पास ईवीएम मशीन बनाने का अधिकार है, तो चुनाव आयोग ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनी को ऑर्डर देती है। तो कंपनी को ऑर्डर देते हो क्या कहती है? हमें घोटाला करने वाली मशीन चाहिए, हमें घोटाला करने वाली मशीन चाहिए। कंपनी वाले क्या कहते? पैसा ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा। तो चुनाव आयोग के लोग बोलते हैं लगने दो, हमारे बाप की जेब से थोड़ी जा रहा है। कंपनी वाले कहते हैं कि हमारे पास एक और विकल्प है। क्या? मशीन सस्ती आपको दे सकते हैं। क्या करना होगा? आपको ईमानदार मशीन की डिमांड करनी होगी। हम ईमानदार मशीन बना देते हैं, सस्ती बना देते हैं। ईमानदार सस्ती कैसे बनेगी? उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी करनी नहीं पड़ती, घोटाला करना है सर। उसमें वो इधर उधर ये वो दुनिया भरी की टेक्नोलॉजी सारी लगानी पड़ेगी, तो पैसा ज्यादा लगेगा। तो ईमानदार मशीन आपको देते नहीं, ईमानदार नहीं चाहिए, घोटाला करने वाली ही चाहिए। तो चुनाव आयोग के पास अधिकार है मशीन का ऑर्डर देने का। अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 जज का पैनल होगा तो कंसेंट लेना होगा ऑर्डर के पहले। ये फीचर्स होने चाहिए ईवीएम मशीन में। जब 3 जज का कंसेंट होगा तो चुनाव आयोग घोटाला करने वाली मशीन का ऑर्डर नहीं दे पाएगा, और ये जो नागरिक समिति के लोग हैं उनका भी कंसेंट होगा, परफेक्ट मशीन बनाई जा सकती है। यदि ऐसा चुनाव आयोग बनाने के लिए तैयार है तो हम लोग अभी ईवीएम मशीन हटाने के लिए, मांग करने के लिए राजी नहीं है। आपको अक्टूबर महीने तक, नवंबर दिसंबर तक देंगे। नहीं मानते हो तो अक्टूबर में या नवंबर में या दिसंबर में भारत बंद करें। आप लोगों को याद होगा सीए के विरोध में हमने भारत बंद करवाया था। या लोगों को मालूम होगा सीए के विरोध में हमने भारत बंद करवाया था। तो ये सीए का कानून है ना, अभी तक नरेंद्र मोदी, लोग बोले नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर आदमी है, अमित शाह बहुत ताकतवर आदमी है, ये दोनों का पास किया हुआ कानून अभी तक मैंने भारत बंद करके रोक लगा के रखा हुआ। मैं रोक लगाने में कामयाब क्यों हुआ? अरे मेरे पास भी संगठित शक्ति है भाई, है? अकेले थोड़ी हूं। भारत बंद करवाया, बहुत बड़े पैमाने पर भारत बंद हो गया। जब बहुत बड़े पैमाने पर भारत बंद हुआ तो आरएसएस को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को एसीए का कानून स्थगित करना पड़ा। लागू नहीं, इनऑपरेटिव है, लागू नहीं है। तो हमारे पास भी संगठित शक्ति है। तो हम जब भारत बंद करेंगे तो लगभग 12 लाख एनजीओ है, उन एनजीओ के साथ हमारी बात हो रही है। उसमें 4-5 लाख एनजीओ शामिल हो सकते हैं। बहुत विराट भारत बंद होगा। तो ये हम करेंगे। अगर इसके बावजूद भी सरकार, चुनाव आयोग ने नहीं माना तो 2024 के चुनाव में ईवीएम फोड़ेंगे। जैसे यहां कुछ नौजवान नारा लगा रहे थे, फोड़ेंगे फोड़ेंगे, नहीं फोड़ेंगे नहीं, तब फोड़ेंगे जब चुनाव आयोग कानून और संविधान के दायरे में चुनाव करने के लिए राजी नहीं होगा, तो कब फोड़ेंगे। हम हमेशा कानून और संविधान के समर्थन में काम करेंगे, वही हमारे लिए फेवरेबल है, वो काम करेंगे। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप ईवीएम फोड़ेंगे, कानून और संविधान के लिए, रक्षा के लिए क्यों न हो, फोड़ेंगे तो आपको सजा होगी। तो हमने उन लोगों को कहा, गांधी जी जेल में जाते जाते लहान हो गए कि महान हो गए? कहा महान हो गए। सलवामन मेश्राम कौन सा लहान होने वाला है, वो भी महान हो जाएगा। वो कोई चोरी करके थोड़ी जेल में जाएगा, वो चकारी करके थोड़ी जेल में जाएगा, ठगी करके थोड़ी जेल में जा रहा है। संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और
देश की रक्षा करने के लिए। देश की रक्षा का क्या मतलब है? अगर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से जो संविधान ने लिखा हुआ है बदलने का, सरकार बदलने का अधिकार है, अगर ईवीएम उसको बदलने से रोक लगाती है तो लोग हथियार उठाएंगे, देश खतरे में पड़ेगा। तो देश खतरे में ना पड़े इसलिए हम जेल में जाने के तैयार है। जब मैं गुजरात में जेल में गया, मेरे को अरेस्ट ही करते नहीं, जेल में लेके जाते ही नहीं, मैं खुद ही गया। तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आकर कुर्सी डाल के बैठ गए और कहने लगा मुझे, आज तो आप हीरो हो गए हो। मैंने कहा अकेले गांधी जी ने ठेका ले रखा है हीरो बनने का, मैं हुआ तो आपको मिर्ची लग रही है कि नहीं? ऐसा नहीं है। देश भर से टेलीफोन आ रहे हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था आपका इतना विशाल संगठन है, तो टेलीफोन आने के बाद पता चला। मैंने कहा खुशी है कि आप लोगों को अब पता चल रहा मेरी ताकत कितनी है? समझ में आ रहा है आप लोगों को। जब गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो सकते हैं तो हम भी महान हो जाएंगे। जब गांधी जी महान हो गए थे तो जानते हो क्या हुआ? 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने आदेश दिया, क्विट इंडिया, भारत छोड़, चालते व्हा, मराठीत चालते व्हा इंग्रजांना। मैं अगर महान हो गया तो जो बामन मुझे रोक रहे तो मैं चालते व्हा असं म्हणू शकतो। सध्या मी म्हणण्याच्या मनस्थितीत नाही आहे, पण त्यावेळेस अशी परिस्थिती जर निर्माण झाली तर मी पण गांधी सारखा म्हणू शकतो। त्या लोकांनी त्याचा विचार करा, थंड डोक्याने विचार करा, ते जास्त धोकादायक ठरेल। इकडे गेलं तर चायना आहे, पुढून कुठं जाणार? चायना येऊच देत नाही, पाकिस्तान येऊच देत नाही, नेपाळ मध्ये काही खायलाच नाही। तेच भारतातून गहू तांदूळ मागवतात, डोंगर आहे। तेव्हा इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा आने वाले समय में करने वाले हैं। आप लोग साथ सहयोग करोगे और इसके लिए कल से 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों की मीटिंग लेना शुरू करो। और 15 लाख बूथ रहने वाले हैं, तो एक बूथ पर 15 लाख शेड्यूल कास्ट के, 15 लाख शेड्यूल ट्राइब के, 15 लाख एमबीसी के, 15 लाख ओबीसी के, 15 लाख माइनॉरिटी के, 15 लाख महिलाओं के। एक नौजवान ने कहा कि हमको क्यों छोड़ा, तेरे को भी शामिल कर लेते हैं। नौजवानों को, विद्यार्थी युवाओं के 15 लाख। तो इस तरह से हम लोगों को ईवीएम मशीन जाकर के तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? आपको 18 साल हो गए, आपको वोट का अधिकार है, किसी की ताकत नहीं आपको अंदर जाने से रोके। आप वोट डालने के लिए गए, वोट डाला, डालने का भी काम करने का, डालने के बाद मशीन उठाने का, दोनों हाथ पटक करेगा। तो ये सेंसिटिव मशीन होती है, टूट जाएगी, काम करना बंद कर देगी। अब जब 15 लाख बूथ पर ऐसे होगा, चुनाव स्थगित हो जाएगा। तो चुनाव स्थगित होते ही इशू नेशनल और इंटरनेशनल हो जाएगा और फिर बैलेट लाओ कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी। झक मार के समझते, झक मार के और ठीक है बैलेट पेपर ला ले आओ, हमें मैं बैलेट पेपर की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं तो मशीन चलाने की बात कर रहा हूं। ईमानदार मशीन ला, नहीं ला रहे हो, इस वजह से ये संकट खड़ा हो रहा है। तो ये करना होगा और जेल में जाना। देश नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।